इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पुलिस वाले ने जब कशिश को त्रिशा की लाश दिखाया तो वो शॉक्ड हो गई थी। इसे किसने मारा? पुलिस वाले ने बताया, पता नहीं, जहां आप मिली वहीं बाहर के कमरे में इसकी लाश पड़ी थी। इसके साथ और कौन था? कशिश सोच में डूब गई। तभी वहां डॉक्टर आ गए। कशिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक डॉक्टर ने पूछा। कशिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, सॉरी जी, आप यहाँ? पापा की सेहत के लिए उन्हें ताज़ी हवा में लाना था, सो मैं सारा बिजनेस बेचकर यहाँ आकर बस गया। इस हिली एरिया में आकर पापा भी ठीक हैं और मैं भी। कुछ देर चुप रहकर पूछा, क्या तुम वही लड़की हो जो आजकल खबरों में है? सॉरी बोला। खबरों में? पता नहीं, पर यह जगह हमारे घर से कितनी दूर है? अधीर परेशान हो रहा होगा। कशिश ने चिंता जताई। कशिश अब तक सोचती रही कि सौर्य उसके कारण शहर छोड़ गया होगा, पर आज हकीकत जानकर उसे खुशी हुई। पुलिस वाले ने पूछा, डॉक्टर आप इन्हें जानते हैं? फिर तो हमारा काम आसान हो गया। इनके घर वाले को फ़ोन करके यहाँ बुला लो। इन्हें अभी कहीं मत भेजना, हम कल भी इनसे मिलने आएंगे। कहकर वो चले गए। सौर्य उसे चेक करने आगे बढ़ा तो कशिश ने अपने कपड़ों पर खून देखा। उसने झट से अपने पेट पर हाथ रखा। वो इस सब में अपने बच्चे के बारे में तो भूल ही गई थी। वो बोली, सॉरी जी, मेरा बच्चा, आप प्लीज़ चेक करवाइए, मेरा बच्चा। कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गाइनोकोलॉजिस्ट को फ़ोन करके बुलाया। कशिश, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर आ जाएंगी। सौर्य ने उसे चुप कराया। अंदर से वो भी घबरा रहा था कि इसके साथ ये कैसे हो सकता है। तभी एक प्यारी सी लड़की अंदर आई। उसके बाल भी कशिश की तरह लंबे थे। आंचल, ये मेरी फ्रेंड कशिश है, जरा इसे चेक करना ध्यान से, मेरे दोस्त की बीबी है। कहकर सौर्य बाहर आ गया। आंचल उसके पास आई और उसे हेलो बोला। फिर उसका चेकअप करने के बाद बोली, आप प्रेग्नेंट हैं? सब ठीक है, आपका बेबी भी और आप भी, घबराना नहीं है, खुश रहो। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं बहुत घबरा गई थी, ये खून देखकर मुझे लगा कि शायद मेरा बेबी। कहकर वो रो पड़ी। अरे आप रोती क्यों हैं? खुश रहिए। और हाँ, ये अपना थैंक यू वापस ले लीजिए, किसी और के काम आएगा। फ्रेंड्स में नो सॉरी नो थैंक्स। फिर कशिश को अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप सॉरी की फ्रेंड हैं तो मेरी भी तो फ्रेंड ही हुई। ओह, मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं सॉरी की मंगेतर हूँ, आंचल ने इठलाते हुए कहा। सुनकर कशिश को खुशी हुई। वो बोली, ओह अच्छा, आपको बधाई, सॉरी जी बहुत ही अच्छे हैं। आंचल मुस्कुरा दी। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर सौर्य को अंदर बुला लिया। सौर्य बहुत घबरा गया था। अरे सौर्य, तुम क्यों घबरा रहे हो? ये बिल्कुल ठीक है, आंचल बोली। सौर्य ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है भगवान का, अगर अब तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अधीर को क्या जवाब देता, सोचकर मेरी जान निकल रही थी। आंचल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, मैं हूं ना, तुम क्यों घबराते हो? सौर्य को कशिश के सामने इसका ऐसा करना थोड़ा अटपटा लगा। वो बोला, कशिश ये मेरी मंगेतर है, हमारी जल्द ही शादी हो जाएगी। सौर्य जी बहुत प्यारी है ये, आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, दोनों को बहुत बहुत बधाई। सौर्य जी, आपने अधीर को फ़ोन किया? कशिश ने सौर्य से कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया। कहकर वो फ़ोन निकाल कर अधीर का नंबर मिलाने लगा। कशिश हैरान थी कि इसके पास अधीर का नंबर है। फ़ोन उठाते ही सौर्य बोला, अधीर, मैं सौर्य बोल रहा हूँ। वो अधीर ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। वो बीच में ही बोल पड़ा, सॉरी प्लीज़, आज मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर मैं कहूँ कि जिस कारण से तुम बिजी हो वो कारण मेरे पास है तो? शौर्य बोला। क्या कशिश को तुमने किडनैप किया? शौर्य, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो समझता था कि हम अच्छे दोस्त हैं और तुम दोस्त के वेश में भेड़िया निकले। तुम कहाँ हो? क्या चाहते हो तुम? अधीर गुस्से में बोलता चला गया। शौर्य मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने इसे किडनैप नहीं किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कशिश को तुम्हें सौंप दूँ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम आ जाओ। बाकी रही किडनैपर की बात, आज का अखबार देखो, पता चल जाएगा। कहकर वो फ़ोन बंद करने लगा कि अधीर बोला, सॉरी सॉरी, वो मैं कशिश के लिए परेशान था इसलिए तुम्हें ये सब बोल दिया। मेरी बात करा दो उससे। शौर्य सुनकर हैरान था कि अधीर, जो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता था,
उसने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि मिन्नतें भी की। उसने फ़ोन कशिश को पकड़ा दिया। कशिश बोली, हेलो। उसकी आंखें नम हो गई थी। दूसरी तरफ से अधीर रोते हुए बोला, कशिश कैसी हो तुम? मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। तुम क्यों उस लड़की के साथ गई? और ये सॉरी यहाँ कैसे? कशिश उसकी आवाज़ सुनकर रो पड़ी और बोली, मुझसे एक गलती हो गई। मुझे किसी पर तरस नहीं करना चाहिए था। पुलिस मुझे हॉस्पिटल ले आई है। सॉरी मुझे यहीं मिली। वो यहाँ डॉक्टर हैं। अधीर को तब समझ आया नीरज ने वहाँ की पुलिस को भी बता दिया था कि कशिश मिल गई है और उन्हें उसका एड्रेस भी सेंड कर दिया था। पुलिस भी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। ये काफ़ी दूर था, लगभग 2 घंटे का सफ़र था। अधीर और नीरज पहले पहुंच गए। कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा था। अधीर उसे अपनी आईडी दिखाकर अंदर आया और आते ही कशिश से लिपट गया। कशिश के पास ही आंचल खड़ी थी। वो अधीर को देखकर हैरान रह गई कि कशिश का पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है। उसने इसे कई मैगजीन्स में देखा था। वो साइड में खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। कैसी हो कशिश? मेरी तो जान ही निकल गई थी। डॉक्टर क्या कहते हैं? सब ठीक तो है ना? ये सब किसने किया? उसने कशिश से पूछा। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अधीर, ये सब तृषा ने किया था, पर किसी ने तृषा को ही मार दिया। कशिश रोते हुए बोली। अधीर बहुत घबरा गया था और उसने कशिश को चुप कराते हुए हैरानी से पूछा, तृषा? तृषा को तो नीरज खुद एयरपोर्ट छोड़कर आया था। हो सकता है वो वापस आ गई हो और हमें पता ही ना चला हो। नीरज पुलिस से बात कर रहा था। वो बोला, सर ये इनके पति हैं। हमें यहाँ से फ़ोन आया था तब पता चला ये। नीरज ने बताया। पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने कशिश से पूछा, अब आप कैसी हैं? क्या आप बयान देंगी? कशिश ने हाँ में सिर हिलाया। अधीर उसके पास ही बैठा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आप शुरू से बताइए, क्या और कैसे हुआ? वो लड़की कौन थी जिसके साथ आप गई थी? पुलिस वाले ने पूछा। कशिश ने बताना शुरू किया। मीना के जाने के बाद एक लड़की मेरे पास आई। वो भिखारिन थी। वो लड़की कहती कि वो प्रेग्नेंट है और उसने खाने के लिए कुछ मांगा, तो मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे खाने के लिए दिया और फिर उसे क्लिनिक ले जाने लगी थी, पर वो कहती है कि कपड़े बदल लूँ, सो वो मुझे उस गली में ले गई और तभी किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक छोटे से कमरे में बंद थी। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। वहाँ तृषा आई। उसी ने मुझे किडनैप किया था। पुलिस वाले ने पूछा, ये तृषा कौन है? उसने आपको किडनैप क्यों किया? अधीर बोला, वो मेरी जानकार थी। हमारी पड़ोसी हुआ करती थी। मैं उसे अपनी बहन मानता था, लेकिन वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए वो कशिश से जलती थी। शायद इसलिए उसने ये सब किया। अब आप बताइए आगे क्या हुआ? पुलिस वाले ने कशिश से पूछा। तृषा मुझे मारना चाहती थी। वो कहती है कि वो मुझे मार कर वो अधीर को पालेगी, पर मैंने उसे समझाया कि वो कितना भी छुपाए, अधीर को पता ही चल जाएगा कि मुझे तुमने मारा है, तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। लेकिन अगर वो मुझे छोड़ देगी तो कम से कम अधीर उससे दोस्ती तो रखेगा। ये बात सुनकर वो वहाँ से चली गई। फिर वो सारी रात नहीं आई। मेरा भूख और उस बंद कमरे की घुटन की वजह से मेरा दम घुट गया और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल में होश आया। कशिश ने सारी कहानी सुना दी। क्या आपको कोई आइडिया है कि उसको किसने मारा? पुलिस वाले ने पूछा। कशिश ने कुछ सोचकर कहा, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। अंदर कमरे में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर पुलिस वाले बाहर चले गए। कशिश ने अधीर की तरफ देखा। उसने उसके हाथ को दबाते हुए आंखों से इशारा किया कि वो है उसके पास। उन दोनों को ऐसे देखकर आंचल आगे आई और बोली, देखिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। कशिश मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। फिर वो अधीर से बोली, अधीर अपनी बातों में मैं ये बताना ही भूल गई, ये डॉक्टर आंचल है, ये शौर्य जी की मंगेतर हैं। अधीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, हेलो शौर्य, बहुत ही अच्छा है, आप बहुत खुश रहेंगी। थैंक यू, आंचल हंसते हुए बोली। फिर कुछ देर बाद शौर्य भी आ गया। आंचल उससे बोली, फ्री हो गए? ये देखो कशिश के पति आ गए हैं। शौर्य ने अधीर को देखा और उसके पास आया। दोनों अच्छे दोस्तों की तरह गले लगकर मिले। शौर्य बोला, अधीर आखिर तुमसे मिलना हो ही गया। तुमने मेरे लिए जो किया वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अधीर उसे बाहर ले जाते हुए धीरे से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम मुझे बार बार ये बात कहो।
तुमने भी कशिश की इतनी मदद की, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये बात फिर कभी मत करना। शौर्य बोला, जो मैंने किया उसमें मेरा स्वार्थ था। उस वक्त मैं कशिश को पसंद करने लगा था, इसलिए इसकी मदद की। पर तुमने तो बिना स्वार्थ के मेरी हेल्प की। तुमने मेरे पापा को भी पता नहीं लगने दिया कि वो दिवालिया हो गए थे। अगर उन्हें ये पता लग जाता तो वो जी नहीं पाते। लेकिन तुमने हमें टूटने से बचाया, हमारा इतना बड़ा कर्ज चुकाया। इतना पैसा मैं सारी उम्र नहीं चुका सकता था। फिर हमारे यहाँ आने का, रहने का खर्च भी किया। अधीर ने उसको चुप कराते हुए कहा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा है कि इन बातों को भुला दो। आज ये आखिरी बार है, आगे से ये बात ना करना। पैसा आना जाना है, मेरे पास था, मैंने लगा दिया। मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। एक अमित है और दूसरे तुम हो। वो भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दूर ही रहता है, साल में बस एक आध बार ही मिलना होता है। तुम यहीं हो, मिलने आ जाया करो। मैं आंचल से मिला, अच्छी लड़की है। अच्छा लगा कि तुम कशिश को भुलाकर आगे बढ़ गए हो। मुझे भी शांति मिली, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए परेशान था कि पता नहीं तुम कहीं देवदासी ना बन जाओ। कहकर अधीर हंस दिया और शौर्य भी हंस दिया। दोनों इलाके की पुलिस बैठकर केस डिस्कस करने लगे। एक ने बताया, जब हम वहां पहुंचे तो वो लड़की तृषा मर चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो रात को ही मर गई थी। दूसरी लड़की बेहोश पड़ी थी। हमने आसपास से पूछा, वहाँ एक लड़की और एक लड़का रहता था। देखिए, हमने उनसे पूछ कर ये स्केच बनाए हैं। कहकर उसने 2 स्केच उन्हें पकड़ा दिए। सबने बारी बारी से स्केच देखे। तब एक पुलिस वाला बोला, ये दोनों ही लड़कियां हैं। इसने लड़के का वेश बनाया हुआ था, यही मारी गई है। दूसरी की फोटो की कई कॉपीज निकालो और पूरे सर्कल में बांट दो, वो बच के भागनी नहीं चाहिए। उसने ये फोटो पकड़ाते हुए कहा। सभी काम पर लग गए। अगले दिन कशिश की छुट्टी हो गई और वो अधीर और नीरज के साथ वापस आ गए। अधीर ने कल ही मीना को बता दिया था, वो भी यहाँ आना चाहती थी, पर अधीर ने रोक दिया था। तो वो जैसे ही घर पहुंची तो लीजा ने कशिश का स्वागत किया और बताया, डॉक्टर मीना कब से तुम्हारा वेट कर रही है। उसने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया। कशिश लिविंग रूम में गई तो मीना रोते हुए आकर उससे लिपट गई। अरे पगली, रोती क्यों है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख ठीक हूँ ना? कशिश उसे प्यार से सहलाते हुए बोली। कुछ देर बाद मीना नॉर्मल हुई। कशिश, सच कहूँ, मैंने सोच लिया था अगर तू ना मिली तो मैं भी मर जाऊंगी। नहीं जीना मुझे ऐसी दुनिया में जहाँ तू नहीं है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। कशिश उसके गाल खींचते हुए बोली, अच्छा जी, तो हमारे अतुल भैया का क्या होता? कहकर वो हंस दी। मीना भी उसके साथ हंस दी। पर तू किसके साथ चली गई थी? वो लड़की कौन थी? मीना ने पूछा। वो कोई भिखारिन थी, वो ना मुझसे खाना मांगने, फिर पुलिस मुझे हॉस्पिटल ले गई। कशिश ने सारी कहानी उसे सुना दी। क्या त्रिशा, वो यहाँ कब आई? मीना ने हैरान होकर पूछा। कशिश उसे देखती हुई बोली, मुझे क्या पता। एक बात और बताऊं, वहाँ के हॉस्पिटल में मुझे शौर्य मिला, उसके साथ ही वहाँ उसकी मंगेतर भी थी। बहुत सुंदर है, उसका नाम आंचल है। वो उसी हॉस्पिटल में गाइनोकोलॉजिस्ट है। क्या सच्ची? चल अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छा था। वो अच्छी लड़की ही डिजर्व करता था। सुनकर मीना बोली। तभी अधीर आकर कशिश के पास बैठ गया। लीजा कशिश के लिए जूस ले आई। अधीर ने जूस पकड़कर कशिश की तरफ बढ़ाया और बोला, अच्छा है, अब बस करो, ये लो जूस पी लो, काफ़ी थक गई होगी, जाकर आराम करो। फिर वो मीना से बोला, मीना तुम भी जाओ, अपनी शादी की तैयारी करो, अब कुछ ही दिन रह गए हैं। वैसे भी जब से कशिश गई है तुमने कोई काम नहीं किया। क्या मीना, तुमने कोई खरीदारी भी नहीं की? कशिश ने पूछा। मीना उसे प्यार से देखते हुए बोली, तेरे बिना तो मेरा घर से बाहर निकलने का दिल भी नहीं करता था, शादी की खरीदारी क्या करती। चल ठीक है, तू जा और तैयारी कर, मैं रेस्ट कर लूँ, फिर तेरी शादी में नाचना भी तो है। कशिश हंसते हुए बोली। हाँ जी, नाचना, पर हमारे काकू का भी ख्याल रखना। अच्छा जाओ काकू, रेस्ट करो, कल मिलते हैं। मीना ने उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर वो वहाँ से चली गई। अधीर कशिश को ऊपर कमरे में ले आया। कशिश अपने बेड पर लेटी, उसने चैन की सांस ली। 2 दिनों में क्या कुछ नहीं झेला उसने। तृषा का मिलना, फिर उसकी मौत का पता चलना, उसे सब एक सपना सा लग रहा था। अधीर ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, अब उन बातों को भूल जाओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारी सोने में हेल्प करता हूँ। कहकर वो उसकी बगल में लेट गया और उसने कशिश को अपनी बाहों में भर लिया और बोला,
अब आराम से सो जाओ, तुम्हारे बिना मुझे भी इतने दिन नींद नहीं आई, उठकर लंच कर लेना। कुछ दिनों बाद मीना की शादी हुई। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। मीना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, तो उन्होंने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कशिश इस शादी में दोनों तरफ से शामिल थी। वो मीना की फ्रेंड भी थी और उसकी ननद भी। नाना जी और अतुल ने उसे सबसे आगे माना था। अधीर कशिश के साथ साथ था। वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अधीर और कशिश ने बहुत ही प्यारा डांस किया। उनकी जोड़ी के आगे मीना और अतुल की जोड़ी भी फीकी पड़ गई थी, पर वो खुश थे। उन्हें खुशी थी कि उनसे आगे कशिश है, कोई और नहीं। शादी ठीक ठाक संपन्न हो गई। मीना अतुल के घर आ गई। वहाँ उसके स्वागत की रस्में की गई। कशिश भी इन रस्मों में पार्ट ले रही थी। अधीर उसके साथ साथ घूम रहा था। आधी रात तक नाच गाना चलता रहा। फिर अधीर और कशिश वापस आ गए। 2 दिन बाद पुलिस वाले का फ़ोन आया। हेलो मिस्टर अधीर, वो लड़की जो त्रिशा के साथ थी, इसे हमने पकड़ लिया है। आप लोग आकर एक बार शिनाख्त कर लें। ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा, अधीर ने जवाब दिया। आप अपनी वाइफ को भी ले आइएगा, पुलिस वाला बोला। अधीर उसी वक्त बोला, आपने शिनाख्त करवानी है, मैं कर दूंगा। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका पुलिस स्टेशन में आना ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगी। पुलिस वाले ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वाला उसे अंदर ले आया और पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ जी, ये अंजलि है, मेरी फर्म में काम करती थी, ये त्रिशा की साथी थी। अंजलि अधीर को देखकर गिड़गिड़ाने लगी। सर, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं त्रिशा को मारना नहीं चाहती थी। वो तो त्रिशा ही मुझसे गन खींचने लगी और गलती से गोली चल गई, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने त्रिशा को मारा या वो गलती से मर गई, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने कशिश को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे होते हुए तुमने कशिश को हाथ भी कैसे लगाया? तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा, अधीर गुस्से से बोला। अंजलि को पुलिस ने जेल में डाल दिया। उस पर मर्डर और किडनैपिंग का केस हुआ। अब अधीर कशिश को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो लोग अधीर के पापा के घर रहने लगे थे। यहाँ ज्योति उसका पूरा ध्यान रखती थी। कशिश को 10वां महीना लग गया था। अब उसका पेट भी बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन मीना उससे मिलने आई तो उसने उससे कहा, कशिश, तू सजेरियन डिलीवरी करवा लेना। मैंने सुना है नॉर्मल डिलीवरी में बहुत तकलीफ़ होती है। तुम आजकल की लड़कियों का भी ना कुछ नहीं हो सकता। बेशक सजेरियन डिलीवरी में दर्द नहीं होता, पर इससे बाद में दिक्कतें बहुत होती है। नॉर्मल डिलीवरी में कुछ देर दर्द ज़रूर होता है, लेकिन बेबी होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात और है कि यदि केस क्रिटिकल है तो सिजेरियन करवा लो, अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहिए, ज्योति बोली। मीना बोली, मैंने तो सुना था कि सिजेरियन करवाने से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता, पर फ़ायदा भी नहीं होता। देखो, नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेशेंट कुछ देर बाद ही बेबी को संभालने लगती है, जबकि सिजेरियन केस में पेशेंट का पेट का ऑपरेशन होता है और टाँके लगे होते हैं, जिस वजह से वो बेबी को टाँके कटने तक खुद अच्छे से नहीं उठा पाती। उसे संभालना तो दूर, ज्योति ने समझाया। हाँ, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, ऑपरेशन के बाद ठीक होने में समय लगता है, मीना बोली। मम्मी, मैं तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी, मुझे ये बच्चा सुरक्षित चाहिए, कशिश बोली। ज्योति ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। 2 साल बाद मीना हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। उसकी बगल में छोटा सा बेबी था। अतुल उसके पास बैठा बेबी को खिला रहा था। तभी अधीर और कशिश वहाँ आए। अधीर की गोद में एक 2 साल की बच्ची थी जो दिखने में बिल्कुल कशिश जैसी थी। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि ये कशिश की बेटी है। वैसे ही गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उसी की तरह की स्माइल। उसके बाल भी कशिश की तरह काले घने लंबे थे। अधीर उससे बोला, आध्या, वो देखो मीना मामी का छोटा सा बेबी। आध्या अधीर की गोदी से अतुल की तरफ बाहें करके उसकी गोद में चली गई और बड़ी उत्सुकता से बेबी को देखने लगी। आध्या, इसे उठाओगी? मीना ने पूछा। तो आध्या ने कशिश की तरफ देखा और तोतली जुबान में बोली, मम्मा, बेबी। उसने कशिश को इशारा किया कि वो उसे गोद में उठा ले। कशिश ने उसे गोद में उठा लिया तो आध्या खुशी से तालियां बजाने लगी और मीना को इशारे से बोली, मेरा बेबी, मम्मा बेबी, कि ये मेरा और मम्मा का बेबी है। सभी हंसने लगे। वहीं कशिश के मामा जी के साथ नाना जी अपने पड़पोते को देखने आए।
वो कशिश को मिलकर बहुत खुश हुए। आध्या तो उन्हें बहुत ही प्यारी लगी थी। कशिश, तुम लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि तुम्हारा रिश्ता करा के मैंने कोई गलती नहीं की। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो, नाना जी बोले। उनकी गोद में बैठी आध्या उनकी सफ़ेद दाढ़ी को छेड़ रही थी। कशिश ने उसे हटाते हुए कहा, आध्या, नो, ऐसे नहीं करते, नाना जी को तंग ना करो। अरे बेटी, रहने दे, इस बूढ़े ने दाढ़ी बढ़ाई ही इसलिए है, कम से कम इसी के कारण ही सही बच्चे मेरे पास आते तो हैं, नाना जी हंसते हुए बोले। आध्या कशिश की तरफ देखकर हंस दी, मानो कह रही हो, अब ठीक है, अब तो छेड़ सकती हूँ मैं। उसकी स्माइल देखकर सब हंस पड़े। कशिश और मीना दोनों की ज़िंदगी आज पूरी हो गई थी। उनके पास एक खुशहाल परिवार था। आशा है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक मेरे पुरानी कहानियों को एंजॉय कीजिए।